Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eraz, मेरा नाम एराज है और इस क्लासेस को फिर से शुरू करते हैं बहुत सारी बातें के साथ साथ। तो मेरे साथ बने रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए और बिंदास होकर के जो भी पढ़ा रहा हूँ उन सभी चीज़ों को समझा करो और उसे देखा करो, फॉलो किया करो, राइट। और अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो और पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपका हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगा, राइट। ऑब्वियसली यस। देखो, प्रीवियस क्लास में मैंने तुझे बताया था, वो था बैक्टीरियाज के बारे में और मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने बताया था। बट बैक्टीरिया जब कंप्लीट हो गया तब दूसरा चरण में प्रोसीड करते हैं, राइट। दैट इज द वायरसेस। अब वायरसेस की मैं बातें करूंगा, राइट, समझ गया ना। तो वायरसेस क्या होते हैं वो फिगर से भी दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। तो देखिए, वायरसेस के बारे में हमने क्या क्या समझाने का प्रयास किया है, आपको उस पॉइंट पे गौर करना। ठीक है, ये ही टॉपिक है हमारा, वायरसेस। वायरसेस के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। लिखा हूं मैं कि वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वायरस के बारे में क्या लिखा गया, स्मॉलेस्ट। जी हाँ, स्मॉलेस्ट, यानी कि वायरसेस जो है वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, यानी कि सूक्ष्म है। बैक्टीरिया का नाम सुने हो ना, प्रीवियस क्लास में बताया। बट ये जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी स्मॉलेस्ट होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, राइट। ऑब्वियसली यस। A smallest microorganism which can develop only inside the cells of the host organism, such as जैसे में एनिमल या फिर एनिमल हो गया या फिर प्लांट हो गया, एक्सेट्रा, राइट। देखिए, मैंने तुझे क्या बताया, वायरसेस जो है वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु और कीटाणु कहिए, राइट। जो लिविंग कब होगा, जो डेवलप कैसे करता है, तो वो तभी डेवलप करेगा जब वो एक होस्ट के सेल के अंदर में रहेगा, यानी कि किसी लिविंग बॉडी के अंदर में रहेगा। दो तरह की बातें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, पहला है होस्ट और दूसरा है गेस्ट। तो होस्ट और गेस्ट क्या हुआ सर, तो इसके बारे में मैं जानकारी आपको दे देता हूँ, ठीक है। देखो, पार्टी का नाम सुने हो, फंक्शंस का नाम सुने हो, शादी ब्याह का नाम सुने हो, किसी का बर्थडे पार्टी होता है। तो सपोज दैट कि मेरा बर्थडे पार्टी है, अभी है, आज है, और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं उस बर्थडे पार्टी में। तो आप मेरे यहाँ आ रहे हो तो आप मेरा गेस्ट हुए ना, राइट। लेकिन मैं पहले से ही यहाँ मौजूद हूँ तो मैं होस्ट हुआ यहाँ के। और वहीं तो मैं सिखा भी रहा हूँ आपको कि पहले से ही वो किसी बॉडी के अंदर में जा करके वो घुस रहा है किसी होस्ट के बॉडी में, ठीक है। तो वो कैसा रहेगा भाई, तो वो लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो लिविंग हो जाएगा, यानी कि तब जाके वो डेवलप करेगा। और आउटसाइड द होस्ट बॉडी वो क्या रहेंगे, तो वो डेड रहेगा, यानी कि उसका कोई फंक्शन नहीं, कोई काम क्रिया नहीं, ऐसे मरा हुआ है, जहां पड़ा हुआ वहीं पे। तो ये होता है वायरसेस। तो वायरसेस के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको गेन हुआ, आपने देखा। अब अगला पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल्स, यानी कि कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने सिखाने का प्रयास किया है इसी वायरसेस के बारे में बातें करते हुए, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, राइट। लिखा हूं कि क्या एग्जाम्पल्स, तो कॉमन कोल्ड वायरसेस हुआ, नाम है वायरसेस का। और HIV वायरस, और भी बहुत सारे होते हैं, राइट। तो ये दो वायरसेस है और इसका याद रखेगा, ये दोनों वायरसेस का, ये दोनों वायरस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि ये दोनों वायरस से किस तरह का बीमारी होता है, आगे देखते तो जाइए, हर एक चीज हमने आपके लिए कवर कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो समझ गए, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स, कोई पूछा वायरसेस क्या होता है तो बता दीजिएगा, और उसका एग्जाम्पल ही पूछ रहा तो भी बता दीजिएगा। चलिए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट लिखा हूं कि वायरसेस डू नॉट रिस्पायर। वायरसेस जो है वो किसी प्रकार का रिस्पायरेशन प्रक्रिया नहीं करता, ये सांस वगैरह सब लेना इसके बस के बात नहीं है, नहीं लेता। फीड भी नहीं, भोजन की भी कोई आवश्यकता नहीं, ग्रो ग्रो करने की कोई जरूरत नहीं, एक्सक्रीट भी, यानी कि वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अंदर लेगा कुछ तभी तो बाहर निकालेगा, जब लिया ही नहीं तो कहां से बाहर, यानी और मूव ऑन देयर ऑन, और लेकिन मूव करता है अपने से, ठीक है ना, मूवमेंट करता है, मूव कर सकता है, एक प्लेस से दूसरी जगह जा सकता है अपने से। बट डियर, ध्यान देने वाली बात यह है, ये सारा कुछ ये नहीं करेगा, बट एक चीज है जो करेगा, वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। लिखा हूं, वो भी लिख दिया। लिखा हूं कि वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स, सच एज, जैसे में
या तो वो प्लांट सेल हो जाए, या फिर एनिमल सेल हो जाए, या फिर बैक्टीरिया सेल हो जाए। ठीक है, तो वायरसेस जो है वो ये करता है। और वायरसेस क्या नहीं करता है उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये हर एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, और कंपटीशन के लिए भी, और आपसे कोई अदर भी पूछ सकते हैं। तो जो कोई भी आपसे पूछेगा, मुझे यकीन है कि आप उसका उत्तर दे पाओगे बड़े ही सहजता से, बड़े ही सरलता से, राइट। नेक्स्ट लिखा हूं इसी वायरसेस के बारे में कि वायरसेस आर डेड आउटसाइड द लिविंग सेल्स बट दे आर लिविंग, 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 यहाँ पे होगा इनसाइड, इनसाइड दी, यहाँ पे लिख लेंगे इनसाइड द लिविंग सेल। मैंने कहा वायरसेस के बारे में, ये बहुत बड़ा फैक्ट है वायरसेस के बारे में, इस पॉइंट को हमेशा के लिए याद कर रखेगा, ठीक है ना। मैंने बताया कि वायरसेस जो होता है वो मारा हुआ है, मारा हुआ है, लेकिन हमारे बॉडी के बाहर अगर यहाँ वहां कहीं वायरसेस भटक रहा है तो समझो वो गया काम से, वो मरा हुआ है। लेकिन जैसे ही यही चीज हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा तो वो जिंदा हो जाएगा। तो ये सरप्राइज देने वाली बातें है कि नहीं है, क्योंकि यही गुण है उस वायरसेस का, इसीलिए ऐसा हो रहा है। समझ गया। चलिए नेक्स्ट लिखा हूं कि वायरसेस कैन कॉज सो मेनी डिफरेंट डिजीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। वायरसेस जो है वो बहुत सारे बीमारियां कर सकता है, हम जानवरों में भी और प्लांट्स में भी। समझ गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है। नेक्स्ट लिखा हूं कि द ह्यूमन डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, जैसे कि ह्यूमन डिजीज हो गया, मानव में होने वाला बहुत सारा बीमारी, जैसे में क्या क्या बीमारी है वो, तो कॉमन कोल्ड हो गया यानी कि जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इसको शॉर्ट में फ्लू भी बोलते हैं इन्फ्लुएंजा को, मिसल्स हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो ये जितना तरह का हमने बीमारी का नाम यहाँ पे लिखा है वो सब के सब किसके कारण होता है, तो वायरसेस के कारण होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सभी जो चीज मैंने लिखा है कि वायरसेस के कारण इतना सारा बीमारी होता है, इसको तुम याद रखेगा। ये आपके शायद स्कूल का एग्जामिनेशन में आ सकता है कि ऐसे पूछा है कि दो तीन एग्जाम्पल बताओ डिजीज का जो वायरस के कारण होता है, या फिर दो तीन नाम बताओ जो वायरस के कारण बीमारी हो जाए, तो बता दीजिएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए लिखा रखा है, ठीक है ना। समझ गए। अभी अभी भी किसी को कोई शक है, कोई डाउट है तो अभी बोलेगा, नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आगे बढ़ सकता हूँ ना। चलिए नेक्स्ट लिखा हूं जी कि कॉमन कोल्ड वायरसेस कॉज कॉमन कोल्ड डिजीज। एक वायरस है वो है कॉमन कोल्ड वायरस। तो कॉमन कोल्ड वायरस के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो लिखा हूं कॉमन कोल्ड, यानी कि जुकाम होता है किसके कारण, तो कॉमन कोल्ड वायरस के कारण कॉमन कोल्ड बीमारी होगा, राइट, यानी कि डिजीज होगा। वहेरएज लेकिन जहां तक की बात करें तो ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि HIV वायरस लिखा था ना, HIV वायरस। एच का मतलब ह्यूमन, आई का मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी, भी का मतलब वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है वो क्या कॉज करता है, कौन सा बीमारी, तो एड्स डिजीज, एड्स डिजीज, एड्स। एड्स जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। कैसा बीमारी है, तो STDs बीमारी है। समझ गए। अब इसका एड्स का कोई फुल फॉर्म पूछा तो मैंने लिखा एड्स का फुल फॉर्म हुआ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये हुआ एड्स का फुल फॉर्म। तो वही लिखा दिया हूं मैं ब्रैकेट में कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। याद रहे ये सबके सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबके सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए जिसमें डबल टिकट मैंने किया है। समझ गए। वायरस के बारे में इतना सारे जानकारी, जो कुछ भी चीजें बताने लायक थी आपको वो मैंने वायरसेस के बारे में लिख रखा है, ताकि आपका नोट्स भी तैयार हो जाए और ताकि आप चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से भी समझ पाए, राइट, ऑब्वियसली यस। तो अब आप क्या करेगा, अब आपका ये टाइम आता है कि आप इतनी सारी चीजों को और इतनी सभी चीजों को आप लिख लीजिए, एक बार अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ताकि और भी कुछ बातें मैं कर सकता हूँ। चलो लिख लिया, मिटा दे, लिखा ना। चलो वेरी गुड, मुझे यकीन है कि आपने लिखा होगा। अब आगे बढ़ सकता हूँ, राइट, ऑब्वियसली यस। चलो ये देखिए कुछ फिगर्स को हमने आपके लिए यहाँ पे रख रखा है। कोई बुक्स में ऐसा फिगर में मुझे मिला, तो ये बुक्स का ये फिगर को मैंने पेस्ट आउट किया है यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार के फिगर को आप चाहो तो ये फिगर को बना सकते हो, ये दोनों बना लो फिगर को, ठीक है ना। इसको रहने दीजिए, ये मैंने आपको रेफरेंस पर्पस के लिए दिखाने के लिए
कि देखिए वायरस जो है वो कुछ इस प्रकार से फाइनल लुक आता है जब माइक्रोस्कोप को जूम करके देखें तब। और ये बहुत तरह तरह का स्ट्रक्चर से वायरसेस को देखने के लिए मिल सकता है, यह एक रेफरेंस पर्पस के लिए स्ट्रक्चर फिगर है। फिगर में किसी को कोई दिक्कत है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, ऐसे ही फिगर दिया हुआ वायरसेस का, समझ गया कौन वायरसेस का है, उससे क्या मतलब है, अभी सिर्फ वायरसेस के बारे में जाना है ना। चलो देख लिए होगा, वेरी गुड। हम नेक्स्ट जानकारी दे रहा हूं, देखते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बारे में आप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वायरसेस के बारे में जितना जानकारी देने लायक चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब समय आ गया कि अब आपको नया टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं, और तीसरा कैटेगरी है दैट इज द प्रोटोजोआ की मैं बातें कर रहा हूँ, राइट। तो प्रोटोजोआ को के बारे में आप समझेंगे जी, है कि नहीं। तो प्रोटोजोआ के बारे में मैंने लिखा है कि प्रोटोजोआ आर ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोटोजोआ है जो है वो उस ग्रुप से बिलोंग करता है जो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि एक ही सेल से बना हुआ है, राइट। विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, लेकिन इस प्रोटोजोआ को सिंगल सेल तो है, फिर भी हमने इसको क्लासिफाइड किया है, एक एनिमल्स का उपाधि दिया है, जानवर के श्रेणी में इसको रखे हैं। तो यहाँ से पूछ सकता है कि क्या प्रोटोजोआ को हम लोग एनिमल्स का उपाधि दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो ऑब्वियसली यस हमने दिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ वो है कुछ एग्जांपल्स की मैं बातें करूंगा, राइट। एग्जांपल्स में हो गया अमीबा, हो गया पारामीशियम, हो गया इंटेमीबा, हो गया प्लाज्मोडियम, हो गया, और भी बहुत कुछ हो जाएंगे, राइट। ईटीसी का मतलब और भी बहुत कुछ हो जाएंगे सर, हाँ ऐसे ही तुम समझो, आदि इत्यादि होता है, लेकिन और भी बहुत सारा हो सकता है, इसीलिए तो ईटीसी लिखा जाता है। तो समझ गया, ये प्रोटोजोआ के बारे में समझ गया। कोई पूछा प्रोटोजोआ क्या होता है वो बता दीजिएगा, और कोई पूछता है कि एग्जांपल्स बताओ कुछ प्रोटोजोन्स का, तो भी बता पाओगे मुझे यकीन है। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट बातें करता हूँ। यहाँ पे लिखा हूँ कि दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार ये बताओ कि प्रोटोजोआ जो है वो कहाँ पाया जाएगा। तो पॉन्ड्स में पाया जाएंगे, तालाब में, तालाब में भी ये एमीबा वगैरह सब होते हैं, एलगी वगैरह सब भी होते हैं, लेकिन एलगी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ बस ऐसे ही। तो एमीबा जो है वो तालाब में तो पाया जाता ही है, लेक्स में भी ये प्रोटोजोआ पाया जाएगा, डार्टी वाटर गंदा पानी में, और रिवर्स में भी, सी वाटर में भी, एंड डैम सॉइल यानी कि खराब मिट्टी में भी वो पाया जाएंगे प्रोटोजोन्स। ये सब अभी तक किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं हो रहा होगा, तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। अब देखो एक यहाँ पे और मैंने लिखा हूँ, ये सारा का सारा जो पॉइंट है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखो इंटरमीवा के बारे में बता रहा हूँ कि इंटरमीवा इज ए प्रोटोजोअन, यह एक प्रोटोजोअन है, प्रोटोजोअन है विच कॉज, जो क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है ये डिजीज, एक प्रकार का बीमारी, नोन एज एमीबिक डिसेंट्री, एमीबिक डिसेंट्री। इंटरमीवा जो है वो एक प्रोटोजोआ के कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो एक बीमारी कर सकता है, वो कौन सा बीमारी कर सकता है, तो एमीबा डिसेंट्री, राइट, एमीबा डिसेंट्री, या फिर एमीबिक, एमीबिक डिसेंट्री, एमीबिक ही यहाँ पे होगा। तो एमीबिक डिसेंट्री नाम का बीमारी जो है वो कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये प्रश्न है। तो एंटेमीबा के कारण होता है, एंटेमीबा, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कंपटीशन में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राइट, ऑब्वियसली यस। चलिए नेक्स्ट बताने का प्रयास किया हूँ, प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ ही है, क्योंकि पहले ही लिखा दिया एग्जाम्पल में, देखो तो प्लाज्मोडियम नहीं है एग्जाम्पल में, इंटरमीवा भी तो है, तो फिर प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोआ विच कॉज ए डिजीज, ये भी एक प्रोटोजोआ है जो बीमारी फैलाता है, कौन सा, तो कॉल्ड मलेरिया इन ह्यूमंस, वही लिखा हूँ ह्यूमंस में। यहाँ मानवों में जो बीमारी होता है मलेरिया, वो किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के चलते होता है। तो इस फैक्ट को और इस पॉइंट को आप हमेशा के लिए क्या करेगा, आप इसको याद रखेगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सको, राइट, ऑब्वियसली यस। तो मुझे यकीन है कि आप चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए वेरी गुड, और लिखाया हूँ कि प्लाज्मोडियम इज कॉमनली नोन एज मलेरियल पैरासाइट, एमपी, शॉर्ट में एमपी। ऐसे एमपी पर एक कॉमेडी भी खूब फेमस है नहीं, एमपी सर, एमपी सर, ये नहीं हो तो सीख गया ना। चलिए वेरी गुड, एमपी याद रखेगा, मलेरियल पैरासाइट, किस कौन, मलेरियल पैरासाइट के नाम से कौन जाना जाता है, तो प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो है
जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो मलेरियल पैरासाइट। और एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मलेरियल पैरासाइट। तो इस इन सभी चीजों को जो कुछ भी मैंने बोला वो भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से भी कंपटीशन में पूछा जाता है, इसीलिए कंपटीशन के लिए अभी से ही तैयार हो जाइए। और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है, जो हायर क्लासेस में जब चले जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये सभी चीज़ें जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। राइट, ऑब्वियसली। चलिए, मुझे यकीन है कि तुमने सीखने का प्रयास किया होगा और तुम सीखे होगे इतनी सभी चीज़ों को। राइट, ऑब्वियसली, यस। तो आप आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ जाना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक फिगर है, प्रोटोजोआ का फिगर है यहाँ पे। पहला एमीवा का फिगर यहाँ पे है, और दूसरा ये पारामीशियम का फिगर है, पारामीशियम का फिगर है ये। और ये जो है वो एमीवा का फिगर है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर को क्या करोगे, आप इसे बना लीजिएगा। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ ताकि क्लीन हो जाए। बना लोगे ना याद से और ख्याल से, ये फिगर को, ये दोनों फिगर आपके कॉपी में बन जाना चाहिए। फेयर कॉपी में नोटबुक में बना लीजिएगा, एमीवा पहले और पैरामीशियम पीछे बना लीजिएगा। और अब एमीवा कुछ रैंडम स्ट्रक्चर है, और ये एक चप्पल के जैसा, स्लीपर के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का। समझ गया? प्रोटोजोआ का फिगर था ये, और कुछ है नहीं। तो मुझे यकीन है कि तुम ये बना पाओगे, तुम बना लेगा अपने कॉपी में। राइट, चलो भाई। अब देखो, एमीवा का कुछ एक और अच्छा सा फिगर हमने यहाँ पे आपके लिए सर्च करके पेस्ट आउट किया है। इससे भी बना लेगा। राइट, समझ गया ना, इससे भी बना लेगा, बना लेंगे इससे भी। एमीबा है, ठीक है, बना लेना फिगर। बताया गया है ये सूडोपोडिया है, ये इसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म, सब मिल करके ये साइटोप्लाज्म है ये। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये वाटर ग्लोब्यूल्स हो गए, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, ये फूड वैक्यूल। तुम्हारे मन में सुनामी चल रहा होगा कि ये सब सब क्या है, इसका फंक्शंस बताइए। तो इतना सभी कुछ तो अभी जानना नहीं है डियर, है कि नहीं? बस थोड़ा सा ही जानना था, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ऑलरेडी बताया हुआ है। फिर तो मुझे यकीन है कि तुम ये फिगर को बना पाओगे अपने फेयर कॉपी में। राइट, बना लेगा ना तुम, छोटा वाला लड़का बना लेगा। इसका फिंगर से एकदम बहुत तेजी में चलता है, ऐसे ऐसे, पता नहीं ऐसे ऐसे करके लिखेगा। और तुम्हारा तो कहीं कहना पूरा, हाँ, पूरा उंगली से ही पेन को पकड़ लेता है। तो बना लेगा फुल फिंगर एंड हाफ फिंगर। ये वो ऐसे लिखता है, ये वो पूरा उंगली से लिखता है। तब एक का नाम रखे हैं फुल फिंगर्स और एक के नाम रखे हैं हाफ फिंगर्स। यानी हो, चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट में मूव करने का समय आ गया। अब देखो नेक्स्ट जो है वही पारामीशियम का ये फिगर है, ठीक है ना। फिगर जो है वो किसका है, पारामीशियम का फिगर। समझ गया? तो ये सब के सब क्या करेगा, इस फिगर को ही बना लेगा। ये भी फिगर देख लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और ये रेडिएटिंग कैनाल्स हो गया, ये माइक्रो न्यूक्लियस हो गया यानी कि छोटा छोटा न्यूक्लियस, और ये मैक्रो न्यूक्लियस हो गया यानी कि बड़ा न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये फूड वैक्यूल्स हो गए, और ये जो है वो एनल पोर यानी कि साइटोप्रोक्ट हो गया, और ये जो है वो देख रहे हो वो सेल माउथ हो गया यानी कि साइटोस्टॉम हो गया, और ये जो देख रहे हो वो बक्कल ओवरट्यूर हो गया, और ये जो देख रहे हो वो ओरल ग्रूव, दैट मीन्स कि वेस्टिब्यूलम हो गया, और ये जो है वो पेलिकल हो गए, और ये सब के सब ये सिलिया हो गया। समझ गया? तो फिगर आई होप कि तुमसे देखा होगा तुमने, तो इसे बना लेगा। इसे भी फेयर कॉपी में बना ले सर, हाँ बिल्कुल बना लो। ये सारा का सारा फिगर जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं सही सारे फिगर को बातें करते हुए हायर क्लासेस में जब आप बड़े हो जाइएगा, तो ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। फिर से इसी फिगर को डिजाइन कीजिए, फिर से इसी फिगर के बारे में पढ़िए। एक ही चीज है, नाइन्थ में भी जानना होगा इसके बारे में, यही पर्टिकुलर फिगर के बारे में। तो इसीलिए अभी से ही तैयार रहो तुम,
यू आर वेरी लकी कि आपको अभी से ही देखने के लिए मिल रहा है चीज़ों को और समझने का मौका मिल। चलो बना लिया, चलिए वेरी गुड, बना लिया होगा मुझे यकीन है। हम नेक्स्ट कुछ बातें करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज द एलगी। अब एलगी के बारे में जानकारी लेते हैं, समझ गया ना। लिखा हूँ एलगी के बारे में बहुत सारी और ढेर सारी बातें करते हुए कि एलगी इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। एलगी एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है जो कैसा है, तो प्लांट के एक कैटेगरी से ही बिलोंग करता है, क्योंकि ये प्लांट जैसा ही है दिखने वाला इसका स्ट्रक्चर है। समझ गया ना, तो एलगी के बारे में ये होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एलगी क्या है, तो एलगी जो है वो एक बहुत ही एक सिंपल सा दिखने वाला एक प्लांट के कैटेगरी से बिलोंग करने वाला ये ऑर्गेनिजम्स है ये, ठीक है, और जो कि प्लांट के जैसा ही इसका अपीयरेंस है, तो दैट इज द एलगी, उसे ही हमने एलगी का नाम दिया। आपको एक एग्जांपल पूछेगा, ठीक है, तो एग्जांपल में लिखा हूँ क्लामाइडोमोनास स्पाइरोजाइरा ब्लू ग्रीन एलगी और डाइटोम्स एंड सी बीट्स, ये सब का सब क्या है, एलगी है, ये एलगी का नाम है ये। तो कोई आपसे एग्जांपल पूछे या फिर कुछ एलगी का नाम पूछे तो बता दीजिए क्लाइडोमोनास स्पाइरोजाइरा ब्लू ग्रीन एलगी का नाम सुना होगा तुमने, ठीक है, और बाकी नाम कुछ पहली बार सुना सुना नियत लगता होगा, है कि नहीं। तो ठीक है, मैंने तुझे बताया इतनी सारी चीजों को, तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। नेक्स्ट जानकारी दे रहा हूँ इसी एलगी के बारे में, लिखा हूँ कि दे कंटेन क्लोरोफिल, एलगी के पास क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, और इसीलिए अगर इसके पास क्लोरोफिल है एलगी के पास, तो फिर एलगी फोटोसिंथेसिस कर सकता है कि नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल ही जाएगा और वाटर भी मिल ही जाएगा, सनलाइट मिल ही जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस ये कर सकता है, राइट। क्लोरोफिल, सो दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का नाम सुने हो, फोटोसिंथेसिस जानते हो क्या होता है, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें प्लांट्स जो है वो भोजन बनाता है अपने से, तो दैट इज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को क्या क्या करेगा, खासम खास से याद रखेगा, समझ गए। पूछेगा कि एलगी के पास क्या, मुझे ये बताओ कि एलगी के पास क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता है, तो आप लोग लगा दीजिएगा टिकट, सही टिकट कर दीजिएगा कि यस ऑफ कोर्स एलगी के पास क्लोरोफिल होता है। ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इस पॉइंट से। और दूसरा पूछ सकता है कि कोई बोलो जी और बताओ क्या एलगी जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, एलगी कैन डू फोटोसिंथेसिस, तो ऑब्वियसली यस, एलगी जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, समझ गया ना। चलिए अगला जानकारी देता हूँ कि एलगी, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि एलगी हैव फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी में एलगी हैव, एलगी कैन डू फोटोसिंथेसिस, एलगी के पास क्लोरोफिल भी है ए में और बी में फोटोसिंथेसिस वो कर सकता है, सी में बोथ और डी में ना, तो क्या मारेगा, बोथ, सी वाला ऑप्शन, क्योंकि दोनों है ही। एलगी के बारे में नेक्स्ट जानकारी आपको से बताया जा रहा है कि एलगी आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, लेकिन भैया एलगी जो है वो प्लांट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है और एक प्रकार का भले ही प्लांट है, लेकिन प्लांट से बहुत ही ज्यादा अलग है ये एलगी, समझ गया, फ्रॉम प्लांट्स, बिकॉज क्यों, क्योंकि दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, उसके पास कोई एक जड़ नहीं है, कोई तना नहीं है, कोई पत्ते नहीं है, इसीलिए तब तो भाई आसमान जमीन नहीं बल्कि आकाश और पाताल का अंतर हो गया, नहीं पूरा गैलेक्सी की मैं बातें कर रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा अंतर, न तो स्टीम है, न लिप्स है, न जड़ है, तो फिर प्लांट कैसा, लेकिन फिर भी उसको प्लांट को उपाधि हमने दिया है, इसीलिए वो एलगी जो है वो प्लांट होते हुए भी प्लांट से अलग है, हम साथ होते हुए भी साथ अलग है कि नहीं। जैसे सिक्का देखो, सिक्का एक पट्टी हेड होता है, दूसरे साइड टेल होता है, लेकिन एक ही सिक्के के ये दो पहलू है, लेकिन लेकिन एक ये होते हुए भी अलग अलग है कि नहीं है, कभी दोनों नहीं मिल सकता है, ठीक उसी प्रकार से, समझ गए। और एक ही सिक्का में मिलाना, दो सिक्का लेके आएगा तो मिला ही देगा। लिखा हूं कि वेरी फ्यू एलगी, उसमें से कुछ ही एलगी ऐसा है जो क्या है, यूनिसेलुलर, और कुछ एलगी जो है वो मल्टी सेलुलर भी है, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द एलगी आर मल्टी सेलुलर। कुछ ही एलगी ऐसा है जो सिंगुलर है, यानी कि यूनिसेलुलर एलगी है,
और बाकी जो बच गए वो मल्टी सेलुलर एल्गी ही है, वो समझिए। देखिए और कुछ लिखा हूँ कि क्लामाइडोमोनस, पढ़ेगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। लिखा हूँ क्लामाइडोमोनस, ठीक है। एंड डाइटम्स आर सिंगल सेल्ड एल्गी। क्लामाइडोमोनस और डाइटम्स जो है वो सिंगल सेल्ड एल्गी है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि दो सिंगल सेल्ड एल्गी का नाम बताओ या फिर दो एग्जांपल दो सिंगल सेल्ड एल्गी का, तो क्लामाइडोमोनस और डाइटम्स नाम बोल दीजिएगा। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, कि मुझे कि ना आप बोल दोगे। अब नेक्स्ट लिखा हूँ जी इसी एल्गी के बारे में जानकारी देते हुए कि ब्लू ग्रीन एल्गी एंड अस्पायरोजाइरा आर मल्टी सेलुलर एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी और अस्पायरोजाइरा जो है वो एक प्रकार का एल्गी ही है, लेकिन कैसा एल्गी है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गी है, एल्गी है। तो आपसे कोई मल्टी सेलुलर एल्गी का नाम पूछेगा तो बता दोगे ना, या फिर एग्जाम्पल ही पूछेगा तो बता दीजिएगा, कह दीजिएगा अस्पायरोजाइरा और क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट, ऑब्वियसली यस। अब नेक्स्ट लिखा हूँ कि द ब्लू ग्रीन एल्गी हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमोस्फेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है। कुछ एल्गी का नाम दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा एल्गी जो है वो नाइट्रोजन, क्या लिखा गया है, नाइट्रोजन गैस को फिक्स्ड कर सकता है किस कहाँ से, तो एटमोस्फेयर। ठीक है, तो वो कौन सा है वो, तो दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी। वो ऐसा इसमें कौन कर सकता है, तो केवल केवल ब्लू ग्रीन एल्गी भी ही कर सकते हैं फिलहाल के लिए, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी यहाँ से असर्शन टाइप में ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है। पूछ देगा ऐसे कि क्या सभी एल्गी यूनिसेलुलर होता है, तो नहीं, रॉन्ग है ये, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या है, मल्टी सेलुलर सेलुलर भी है। और ऐसे पूछा है कि क्या सभी एल्गी जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, नहीं, तो ये भी गलत बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कुछ कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। और कौन कौन है वो तो मैंने नाम बता दिया, क्लामाइडोमोनस एंड डाइटम्स जो है वो सिंगल सेल्ड एल्गी, दैट मीन्स की यूनिसेलुलर एल्गी है। और ब्लू ग्रीन एल्गी एंड स्पायरोजाइरा जो है वो मल्टी सेलुलर एल्गी है। तो इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपटीशन में से पूछता है, एम्स का एग्जामिनेशन में पूछेगा। चलो आगे बढ़ता हूँ। पिछला वाला लिखा ना, नहीं लिखे हो तो देखिए, मैं साइड हट रहा हूँ और आपको फिर से लिखने का मौका मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो कुछ फिगर है, कुछ एल्गी का जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो कुछ ये फिगर है। तो आप क्या करिए, आप ये फिगर को एक बार बना लेगा, ठीक है ना। क्लामाइडोमोनस का ये फिगर है और ये फिगर है स्पाइरोजाइरा का ये फिगर है, और ये क्लामाइडोमोनस का ये फिगर है। तो ये दोनों फिगर अपने किताब, आई मीन टू से कि अपने कॉपी में, अपने नोट कॉपी में, नोटबुक में इसे लिख लीजिए। आई मीन टू से कि इसे स्केच कर लीजिए, इसे ड्रा कर लीजिए, समझ गया। कुछ नहीं तो एक पेंसिल से भी ड्रा कर लेगा, वही काफी होगा। चलिए बना लिया होगा, अब आगे की मैं बातें कर सकता हूँ जी, राइट। चलिए नेक्स्ट जानकारी दे रहा हूँ, दैट द फंगी के बारे में। अब फंगी के बारे में आपको कुछ जानकारी मैं देने का प्रयास करता हूँ, समझ गया ना। तो आओ चलो अब फंगी के बारे में भी जानकारियां ले ली जाए, राइट। फंगी के बारे में लिखा हूँ कि फंगी आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी एक ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही बड़ा ग्रुप है, यानी कि ये भी प्रचुर मात्रा में है। विच डू नॉट है क्लोरोफिल, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, एंड कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है फंगी के पास, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, राइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में, नहीं हो रहा होगा। अब कोई पूछा कि फंगी का एग्जाम्पल पूछो, तो लिखा हूँ ईस्ट मोल्ड्स, फंगी का एग्जाम्पल है। ईस्ट एंड मोल्ड्स जो है वो फंगी का एग्जाम्पल है। और मोल्ड्स के अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं, वो है ब्रेड मोल्ड्स और पारामीशियम एंड अस्परजिलस। ये सब के सब क्या है, मोल्ड्स है, यानी कि मोल्ड्स क्या है, तो फंगी है, यानी कि ये सब के सब भी फंगी ही कहलाएंगे, राइट। और ये मशरूम फंगी है, टोडस्टूल्स ये भी फंगी है, पुफल्स ये भी फंगी ही है, राइट, ऑब्वियसली। इसको पढ़ना कैसे, इसको पुफ पुफ पुफबल भी पढ़ सकते हो, और पुफ और इसको जो पढ़ना है करेक्टली में, वो रनिंग वे में पढ़ते हैं, ताकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट आ जाए। इसको पढ़ते हैं पुफवेल्स, 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 इस प्रकार से।
या फिर पुफवेल्स, पुफेल्स, राइट। तुम ऐसे मत बोलना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए, तुम पुफ बॉल्स ही बोल देना, राइट। ठीक है, पुफ बॉल्स, ये करेक्ट लग रहा है आपको तो यही बोलिए। नेक्स्ट लिखा हूं कि ऑल फंगी एक्सेप्ट ईस्ट, सभी तरह का फंगी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट के अलावा, और मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफे। ईस्ट के अलावा जितना भी फंगी है वो एक थ्रेड्स यानी कि धागे की तरह एक संरचना से बना है, जिसका नाम क्या है, तो हाइफे है उसका नाम। समझ गए, चलिए ठीक है। और नेक्स्ट लिखा हूं जी कि सम फंगी लुक लाइक प्लांट्स, और कुछ कुछ फंगी जो है वो प्लांट्स की तरह दिखता है, बट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक द प्लांट्स कैन डू सो। कुछ कुछ फंगी जो है वो प्लांट्स की तरह दिखता तो जरूर है, बट वो प्लांट्स की तरह एक चीज नहीं कर सकता, वो है फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, यानी कि वो अपने से भोजन नहीं बना सकता है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है कि नहीं, ऑब्वियसली यस। चलो ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिखा हूँ, इसी के बारे में जानकारी देते हुए फंगस के बारे में लिखा हूँ कि दे नीड मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन टू ग्रो। अब कोई पूछा है कि फंगस जो है वो कैसा कंडीशन में ग्रो करेगा, तो थोड़ा सा मॉइस्ट रहना चाहिए और थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, यानी कि नमी होना चाहिए वातावरण में और उस सब्सटेंस के ऊपर भी, यानी कि कुछ गीलापन होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वार्म अप होना चाहिए। ठीक है, रूम टेम्परेचर भी चलेगा, राइट। चलिए, लेकिन गर्मी वाला रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है कि सम फंगी और सेप्रोफाइट, कुछ फंगी होते हैं जो सेप्रोफाइट होता है यानी कि सड़ल गलत चीज खाएगा, और सम और पारासाइट, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो पारासाइट भी होता है। ठीक है, अब और लिखा हूं कि सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगी आर रिंगवॉर्म्स, एथलीट्स फुट। अब फंगस के कारण कुछ डिजीज होता है, आपसे कोई पूछेगा कि फंगस के कारण जो बीमारियां होता है उसके बारे में मुझे जानकारियां दो, राइट। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है रिंगवॉर्म्स और एथलीट्स फुट, राइट। तो रिंगवॉर्म्स जो है वो आखिरकार ये क्या हुआ, ये रिंगवॉर्म्स के बारे में जानकारी देते हुए, राइट। तो रिंगवॉर्म्स जो होता है वो एक प्रकार का क्या हुआ, तो देखते हो गोल जैसा हो जाता है, दैट इज द रिंगवॉर्म्स। और ये पैर, पैर देखते हो दोनों, दो उंगलियों के, दोनों पैरों के दो उंगलियों के बीच में नहीं देखते हो चीज सा नियत हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं एथलीट्स फुट। ठीक है ना। तो एथलीट्स फुट क्या, एथलीट्स फुट बोल रहा हूँ, यानी कि एथलीट पैर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एथलीट फुट क्या होता है वो पता चलेगा। तो ये दोनों के दोनों ये अलग अलग, अलग अलग क्या थे, अलग अलग डिजीजेस का नाम है जो किसके कारण होता है, तो फंगिस के कारण होता है, यानी कि फंगी के कारण होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। समझ गया, चलिए अच्छी बात है। अब ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने आपको छोड़ दिया हो और मैंने आपको नहीं बताया हो। ठीक है, देख लो भाई, अब कुछ भी रह ना गया, नहीं तो फिर मत कहना, जितना भी आपको बताने लायक चीजें थी। ठीक है, अगर कुछ भी मैं नहीं बता रहा हूँ इसका मतलब यह है कि वो आपको सिलेबस में नहीं है और आपको पढ़ना नहीं है, वो पढ़ना होगा हायर क्लासेस में। और जो मैंने चैप्टर्स में पढ़ा दिया वो सारे के सारे आपको पढ़ना थे, इसीलिए हमने उसको पढ़ा दिया है, राइट। इतना ही समझिए आप, अगर अगर कुछ भी ख्याल आ रहा होगा मन में तो। चलो तुम बोलेगा, छोटा बोल रहा कुछ पूछना है जी, बोलिए। क्या था? ये ये पैरासाइट नहीं बताया ये, बोलना चाहिए था ना। देखो सेप्रोफाइट के बताया कि डेड और डिकेइंग, कुछ कुछ फंगस ऐसे होते हैं वो सड़ा गलत चीज को खाना पसंद करता है। ठीक है, और कुछ कुछ फंगस ऐसा होता है जो लिविंग बॉडी के ऊपर रहता है और उसी से न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, होस्ट के बॉडी में जाकर के एंट्री लगा और उसी से जो न्यूट्रिशन को प्राप्त करेगा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मैंने आपको 7th क्लास में भी जानना था। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है मैं बता देता हूँ एक लाइन में, कि जब जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, मैं हूँ तो मैं होस्ट बॉडी, और कोई दूसरा आ जाता है मेरे अंदर समाहित हो जाता है, ठीक है ना, और हमसे न्यूट्रिशन को चूसते रहता है, उसी से भोजन वो प्राप्त करता है।
तो उसी प्रकार से फंगस भी है, ऐसे ही करता है। कुछ कुछ फंगस जो है वो ऐसे ही करते हैं कि किसी दूसरे के बॉडी में एंट्री लिया और उसी से भोजन वगैरह ये सब अपना गुजारा करता है। समझ गए, एग्जाम्पल से बता ही दिया। और फंगस के बारे में, तो फंगस के बारे में इतना सारा जानकारी मुझे यकीन है कि तुमने सीखा होगा, राइट। चलो इसे क्या करेगा, इसे लिख लेगा। चलिए अब आगे बढ़ जाए। ठीक है, मुस्कुराना कम करो। चलो, फ्री में स्माइल देते रहते हो जी, कोई पैसा नहीं लगना। अच्छा, मैं तो मेरा तो क्या ही करना, मैं तो मुस्कुराते ही रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज में मूव करता हूँ। देखिए नेक्स्ट जो है वो फिगर है आपका, ये सारा का सारा फंगस का फिगर ये दिया हुआ वन। देखो, देखो फिगर, फिगर वन, ये टू, और ये थ्री, ये टू हो गया, देखो टू थ्री, और ये फोर। ये सभी के सभी क्या है, ये फंगस का कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ये सभी के सभी फंगस के एग्जाम्पल है। और कौन कैसा दिखता है तो उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है वो फिगर के साथ। तो तुम क्या करेगा, इन सभी चीजों को फेयर कॉपी में एक बार बना लेगा। चलो देख लो, मैं साइड हट जाता हूँ, फिगर बन जाना चाहिए। चलिए देख लिए, मैं साइड हट गया आपके स्क्रीन से और आप इस सभी फिगर को बना लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि तुम देख सकते हो, ये जो फिगर है वो ईस्ट का फिगर ईस्ट कुछ इस प्रकार से दिखता है। ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस का फिगर है कुछ इस प्रकार से, और पेनिसिलियम और कुछ इस प्रकार से दिखता है, एस्परजिलस कुछ इस प्रकार से दिखता है। इन सभी फिगर को आप एक बार फेयर कॉपी में बना लीजिएगा, राइट। बना लोगे ना, मुझे यकीन है कि आप इसे जरूर बनाइएगा। चलिए, तो आज आज इस लेक्चर में मैं आपको यहीं तक सिखाता हूँ, ठीक है ना। फिर से मिलूंगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी कुछ नया नया अंदाज में, बहुत सारी बातों के साथ साथ। तब तक के लिए बस ऐसे ही आप मुस्कुराते हुए रहिए, बने हुए रहिए, जुड़े हुए रहिए। मेरे से कहीं कंफ्यूजन होता है तो एक बार चैट सेक्शन में लिखना, जरूर जरूर लिखना। और आपको कैसा लगा मुझसे पढ़ करके, इतनी सभी चीज़ों का जानकारी कैसा लगा, वही जरूर लिखिएगा। तभी तो मैं जानूंगा। आप नहीं बोलोगे मेरे से तो मैं कैसे जानूंगा, राइट। तो आपको बोलना चाहिए ना कि हाँ सर मुझे ऐसा लगा, मैं समझे नहीं समझे, तभी तो मैं जानूंगा। जब तक आप किसी से नहीं बताइएगा, आपका सोल्यूशन, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो कैसे करके देगा है है कि नहीं, ये बात सच सच। और इसलिए तो कभी कभी अपना भी दिमाग लगा करो, है कि नहीं, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। सो ठीक है, बहुत सारी बातें करूंगा डियर कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में मैंने किया है। सो अब समय आ गया है कि आपको टेक केयर कहने का, अब समय आ गया है कि मैं आपको बोल दूं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट वेट। सो लव यू ऑल, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, enjoy your day, take care, good day.